हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के नेक्स्ट पार्ट में हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। बात करते हैं किसानों की कहानी और बीज की जुबानी। ये कहानी जो है बानगाम गुजरात की है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो बीज हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार किसान जो है वो सरवाइव करता है अपनी फसल को लेकर। हम बात करते हैं बानगाम की, तो बानगाम जो है वो गुजरात में है। और सूखी लौकी जो होती है, जो बीज पुराने टाइम में रखे जाते थे, वो सूखी लौकी को मिट्टी से पहले लीपते थे और उसके अंदर बीजों को रख देते थे। और अगर कीड़ों से बचाना हो बीज को, तो कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां उसमें काम आती थी। अगर उंधुयू सब्जी की बात करें, उंधुयू जो है वो बानगाम के गांव में बनाई जाती है। तो उंधुयू जो है वो पक्की सब्जी होती है। और ये बनाई कैसे जाती है कि कोयले के अंगारों पे जो मटके होते हैं उनको उल्टा कर रखकर पकाई जाती है। गुजरात में उंधुयू का मतलब ही यही होता है कि उल्टा, यानी कि मटके को उल्टा रखते हैं, तो इसलिए वो उंधुयू उस सब्जी का नाम है उंधुयू। उंधुयू किससे खाया जाता है? उंधुयू बाजरे की रोटी के साथ, मक्खन, दही और छाछ के आदि भी उसके साथ खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक ही तरह की अगर फसल उगाई जाए तो क्या होगा। एक ही तरह की अगर फसल उगाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरकता जो क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता, वो खराब हो जाती है। यानी कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट होने के कारण फिर फसल उगने में प्रॉब्लम आती है। बात करते हैं दवाइयों के छिड़काव की। तो जो दवाइयों का छिड़काव है उससे भी मिट्टी के साथ साथ फसल की पौष्टिकता भी खराब होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है और फसलों की जो पौष्टिकता होती है, यानी कि वो जिस प्रकार से सब्जियां वगैरह जो हैं ये इंसान को पौष्टिकता प्रदान कर सकती हैं, उसमें फर्क पड़ता है और वो नष्ट होती चली जाती है और धीरे धीरे जमीन बंजर बनती चली जाती है। बात करते हैं क्रोटोन की। तो क्रोटोन जो है छोटी छोटी घास टाइप में होती है। तो ये जो इसकी जड़ें होती है वो जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। और जब क्रोटोन के पत्ते सूखने लगते हैं तो इंसान को पता चल जाता है या उस किसान को पता चल जाता है कि जमीन को पानी की आवश्यकता है और उससे वो पानी देकर उस जगह को वापस हरा भरा बना सकता है। तो क्रोटोन काफी हद तक फसल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, वैसे इंसान को पता ना चले कि हाँ पानी की कमी हो गई है इस जगह पर या नहीं। तो इसलिए ये काफी मदद करती है। बात करते हैं केचुए की। तो केचुआ जो है वो जमीन में छेद बनाता है और जिससे जमीन पोली हो जाती है और उपजाऊ बनती है। तो केचुए काफी हद तक किसान के फ्रेंड हैं, जो कि किसान को फसल उगाने में मदद करते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाने में। किसान वो जो केचुए होते हैं वो कूड़े को भी, जब गड्ढे में अगर केचुए हों और उसी में कूड़ा डाल दिया जाए, तो जो कूड़ा होता है वो भी उपजाऊ बना सकता है, वो मिट्टी की तरह बना देते हैं केचुए उस चीज को। तो केचुए का इस्तेमाल अधिक से अधिक खेती में होना चाहिए। बात करते हैं जंगलों की। तो कुडुक जो है, कुडुक, तो झारखंड में रहने वाले कुडुक भाषा जो है वो झारखंड में जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनकी भाषा है। और उस भाषा के कारण ही उस आदिवासी प्रजाति को कुडुक समाज भी कहते हैं, जो कि झारखंड के जंगलों में रहते हैं। अगर बात करें चमकता चमकता सितारा की, जो कि गर्ल स्टार है, वो सूर्यमणि की कहानी है। अब लेकिन चमकता सितारा जो है वो उन उन लड़कियों की कहानी है। चमकता सितारा में उन लड़कियों की कहानी होती है जो कि स्कूल जाकर अपनी जिंदगी उन्होंने बदली है काफी हद तक। तो उन्हें गर्ल स्टार भी बोलते हैं। अगर बात करें जंगल खत्म होने की, तो जंगल खत्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी जगह पर कई जगह खदान बना दी है, कहीं बांध बना दिए हैं। लोगों ने शहर बसाने के लिए भी अधिक से अधिक जंगलों को काटा है, तो इस वजह से जंगल नष्ट हो रहे हैं। अगर कुडुक भाषा में तोरांग की बात करें, तो तोरांग जो है कुडुक भाषा में जंगल को ही कहते हैं।
हम बात करते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 की, जो कि सन 2007 में लागू हुआ था। और यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदावार होने वाली चीज़ों पर हक होगा। यानी कि जो आदिवासी वहाँ 25 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर काफ़ी अधिकार होगा और वहाँ पे जो पैदा होने वाली चीज़ें उन पर भी उनका हक होगा और उन्हें जंगल से हटा नहीं सकता कोई भी। तो ये जो जंगल बचाने का जो काम है, यानी कि जो लोग जंगल को काटने के लिए आते हैं, उनको बचाने का काम भी ग्राम सभा का होगा, वहाँ की जो ग्राम सभा होगी। तो ये जंगल कानून अधिकार काफ़ी हद तक जंगलों को बचाने के लिए काम में आता है। बात करें झूम खेती की, तो जो झूम खेती है वो खेती का एक निराला तरीका है, जो कि मोस्टली उन क्षेत्रों में होता है जहाँ भारी बारिश होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एक फसल है उसको काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। फिर जो इस जगह पे बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस उसे गिरा देते हैं और जला देते हैं। उखाड़ते नहीं, सिर्फ उन्हें गिराकर जला देते हैं। और जो इससे राख बनती है उसको खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। जमीन को जब जलाते हैं तो उसके आसपास के पेड़ जंगल इनको नुकसान ना पहुंचे, तो इसका भी काफी ध्यान रखा जाता है। जब इस जमीन में जो कि इन्होंने बनाई है जमीन, इसको खेती के समय जोता नहीं जाता है, बस मिट्टी को हल्के से हिलाया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। बात करते हैं एक ही खेत में अलग अलग तरीके के कई सारे बीज उग सकते हैं, जैसे मकई है, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि एक साथ बो सकते हैं इस खेती में। फसल के समय भी जो घास उग जाती है, अनचाही और पौधे होते हैं, उनको काटते नहीं है, बस उन्हें गिरा देते हैं, जिससे वे जमीन की मिट्टी में मिल जाते हैं और जमीन इससे उपजाऊ बन जाती है। तो ये एक अच्छी खेती, झूम खेती का ये एक तरीका था। बात करते हैं कि जो झूम खेती है वो मोस्टली कहाँ पर होती है, तो झूम खेती मोस्टली मिजोरम में होती है। और मिजोरम के लोगों की जो मुख्य फसल है वो चावल है। और जब फसल पक जाती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो इसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और उस दिन वहाँ पर जब भोजन वगैरह तैयार किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद एक त्योहार की तरह मनाने के बाद वहाँ पर चेराव नाच भी होता है। उस डांस का नाम है चेराव नाच। बात करते हैं मिजोरम के लोगों की, तो जो मिजोरम के लोग होते हैं फसल पकने की खुशी में चेराव डांस करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो बांस की डंडी लेते हैं, दो दो लोगों की जोड़ी बनती है और आमने सामने बैठती है। और जब ढोल की ताल होती है तो डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। बात करें किसकी झलक किसकी छाप की, तो ये भी एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर ये दिखाया गया है कि बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से कुछ आदतें सीखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो गुण होते हैं, कुछ गुण वो आसपास से भी ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चों की शक्ल आप देखकर ये कह देते हैं कि वो अपने माँ माँ से मिलता है या अपने बाप से मिलता है। तो ये जो चेहरे हैं और कुछ आदतें जो होती हैं वो उन्हें माँ बाप से मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो पर्यावरण को अधिक से अधिक अपने समाज को उठाने की प्रेरणा, ये सब वो आसपास के एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर वो अधिक से अधिक अपनी उन्नति कर सकते हैं। बात करें पोलियो की, तो पोलियो कोई जन्मजात रोग नहीं है, ये एक वायरस के कारण होता है। और इसमें छुआछूत के लिए जरूरी नहीं कि ये अगर कोई किसी को है और अगर आप उसे छू लेते हैं तो उसे भी हो जाएगा। ये सिर्फ एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ 5 साल तक पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बात करें फिर चला काफिला के बारे में, तो ये एक कहानी है उन लोगों के बारे में जो कि खेती करने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं जब उनकी खेती 6 महीने तक नहीं होती है। तो दशहरा की बात करें तो दशहरा है वो अश्विन यानी कि क्वार महीने की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और ये जो त्योहार है ये बरसात के मौसम के बाद आता है। पूरन पोली की बात करें तो पूरन पोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं और ये तीखी कड़ी के साथ खाई जाती हैं।
बात करें मटर के प्रयोग की, तो मटर का जो प्रयोग हुआ था वो ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल ने किया था, जिनका जन्म सन 1822 में हुआ था और ये एक गरीब किसान के परिवार में रहते थे। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परीक्षा के नाम से ही इनके पसीने छूटते थे। अगर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने जो है एक मठ में रहकर मुनि बनने का सोच लिया, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। तो मुनि के रूप में रहने पर वहाँ के लोगों ने ही इन्हें प्रोत्साहित किया और पढ़ने का मौका मिला इन्हें। लेकिन जो विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए इन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। अब आगे बात करते हैं कि विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा था, जबकि परीक्षा से वो इतने घबराते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक इन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। तो 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पे प्रयोग कर लिए थे और वहां से ढेरों आंकड़े इकट्ठे कर लिए और एक नई बात खोज निकाली, जो कि वैज्ञानिकों के समझ में ही नहीं आई थी। तो मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे इस बात को समझ पाए थे। तो जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि जो मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था वो सही था, तो उन्होंने ये पाया था कि जो मटर के पौधे हैं वो उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, ये जो है वो जोड़ियों में आते थे। पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। तो पीला और हरा गुण जो है मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। अगर पीला है तो पीला ही रहेगा और हरा है तो हरा रहेगा। मेंडल ने तो ये भी बताया था कि जो मटर की अगली पीढ़ी के पौधे हैं उसमें ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने अगली पीढ़ी के चिकने बीज भी ज्यादा बताए थे। तो उन्होंने मटर के पौधे पे कई एक क्रॉस प्रोडक्ट भी करवाई थी, लेकिन उन्होंने यही बताया था कि जरूरी नहीं है कि अगर थोड़ा खुरदरा और चिकना बीज वाला पौधे के बारे में बात की जाए तो चिकना और खुरदरा पौधा है तो आधा खुरदरा और आधा चिकना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या तो वो चिकना होगा या फिर खुरदरा होगा। लेकिन अगर बात की जाए कौन ज्यादा होगा तो जो चिकना वाले पौधा है वो अधिक होगा और खुरदरे वाले कम होंगे। और पीले और हरे रंग की बात करें तो पीले वाले ज्यादा होंगे, हरे रंग वाले कम होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चेराओ डांस के बारे में पूछा है कि ये कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराओ जो है वो मिजोरम के लोग करते हैं। बात करें झूम खेती की, तो ये जो क्वेश्चन आया था झूम खेती के ऊपर कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कथन कि एक फसल प्राप्त करने पर या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये बात सही थी। अब लिखा है कि इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, तो ये गलत है। बात करें खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर जो राख प्राप्त होती है उसको खाद की तरह काम में लाते हैं। अब इसमें खरपतवार के साथ जंगल और लिखा हुआ है, जबकि जंगल नहीं उगाते, जो केवल उस जगह पे उगाता है केवल उसी को जलाते हैं। खरपतवार अगर बात करता कि केवल उस जगह की तो हम इसे कहते कि ठीक है, लेकिन जंगल के साथ भी बोल दिया तो जंगल को जबकि बचाना होता है और जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको भी रक्षा करते हुए तब उस प्रकार से चलाया जाता है, तो ये कथन भी गलत है। बात करें ऑप्शन डी की, तो जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये गलत है क्योंकि जोतते बोते नहीं है, सिर्फ मिट्टी को हल्का हिलाते हैं और उसमें बीज छिड़क देते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा नंबर 4, केवल ए। अगला क्वेश्चन है कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, ये बात सही है। अब इसमें से सही कारण का पता करना है। तो पहला कारण है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये ठीक है कि जमीन को उपजाऊ बनाते हैं मल से। बात करें केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये बात सही है कि जो केचुए होते हैं जमीन में छेद बना देते हैं। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 3, केवल ए और सी। बात करें कुडुख भाषा की, तो कुडुख जो भाषा है वो कहाँ के लोगों की है? तो ये इसमें ऑप्शंस थे मणिपुर, गलत है। अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। झारखंड के लोगों की है जो कि आदिवासी हैं, झारखंड के जंगलों में रहते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। और मिजोरम गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।